Hello student, welcome to our YouTube channel. Today in this lecture we cover agricultural finance, meaning, definition, scope, credit, its classification, क्रेडिट एनालिसिस एंड रीपेमेंट प्लान्स। सो गाइज आज का जो ये सेशन है हम लोग इसमें जो भी JRF के सिलेबस में मेंशन है एग्रीकल्चर फाइनेंस पोर्शन से उसको हम लोग सिंगल लेक्चर में कवर करेंगे। सो जो भी आपके जूनियर हैं या बैचमेट हैं या सीनियर जो एज ए JRF BHU या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए। जो भी आपके डाउट हैं या सजेशन है प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिए। सो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग, एग्रीकल्चर फाइनेंस जनरली मीन्स स्टडिंग, एग्जामिनिंग एंड एनालाइजिंग द फाइनेंशियल एस्पेक्ट pertaining to farm business which is द कोर सेक्टर ऑफ इंडिया। तो एग्रीकल्चर फाइनेंस जो जनरली टर्म यूज होता है उसमें हम लोग स्टडी करते हैं, एग्जामिन करते हैं और एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट का एज ए फार्म बिजनेस के यूनिट पे। और जो कोर सेक्टर इंडिया का है वो एग्रीकल्चर फाइनेंस है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज़ द कोर सेक्टर ऑफ इंडिया, तो एग्रीकल्चर फाइनेंस। द फाइनेंशियल एस्पेक्ट इंक्लूड मनी मैटर रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड देयर डिस्पोजल। तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो होता है वो मनी मैटर को रिलेट इंक्लूड करता है जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और देयर डिस्पोजल होते हैं, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे जो उसको ट्रांसफर किया जाता है उसे डिस्पोजल बोलते हैं। देन डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, फर्स्ट जो डेफिनेशन थी और काफ़ी फेमस डेफिनेशन है वो मूरे ने 1953 में दिया था। इन्होंने डिफाइन किया एज इकोनॉमिक स्टडी ऑफ बोरोइंग फंड बाय फार्मर, द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन ऑफ फार्म लेंडिंग एजेंसी एंड ऑफ सोसाइटी इंटरेस्ट इन क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर। तो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टडी है जिसमें बोरो करते हैं फंड जो फार्मर होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन और उसको ऑपरेट करते हैं एज ए फार्म लेवल पे और सोसाइटी उसको को इंटरेस्ट देते हैं, उसी को क्रेडिट बोलते हैं जो एग्रीकल्चर फाइनेंस बोलते हैं। देन टेंडन एंड धोंदियाल 1962 में दिया था एज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिलेटेड टू इंडिविजुअल फार्म यूनिट। तो ब्रांच एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के जो डील करती है फाइनेंशियल रिसोर्स को एज ए इंडिविजुअल फार्म यूनिट पे। देन नेचर एंड स्कोप, एग्रीकल्चर फाइनेंस स्टडी एट द बोथ माइक्रो एंड मैक्रो लेवल। तो एग्रीकल्चर फाइनेंस जो है वो माइक्रो ए मैक्रो दोनों लेवल पे स्टडी करता है, लेवल पे स्टडी करता है। माइक्रो फाइनेंस डील विद द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ राइजिंग फंड फॉर एग्रीकल्चर एज ए होल इन द इकोनॉमी। तो माइक्रो फाइनेंस जो होता है वो एज ए ब्रॉड लेवल पे, स्टेट लेवल या कंट्री लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे डील करता है। इट इज ऑल्सो कंसर्न विद द लेंडिंग प्रोसीजर, रूल्स, रेगुलेशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। तो ये कंसर्न करता है लीडिंग प्रोसीजर को, रूल्स को, रेगुलेशंस को, मॉनिटरिंग को, कंट्रोलिंग ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है उनको कंट्रोल करता है। देन हैंस माइक्रो फाइनेंस इज रिलेटेड टू फाइनेंसिंग ऑफ एग्रीकल्चर एट एग्रीगेट लेवल। तो माइक्रो फाइनेंस जो होता है वो जो भी फाइनेंस एक्टिविटी होती है वो एग्रीगेट लेवल पे या एज ए सिंगल विंडो की तरह वर्क करता है। Then microfinance to financial management of individual farm business unit and to its concerned with the study as to how the individual farmer considered various sources of credit to be borrowed from each source and how to allocate the same among the alternative use within the farm। तो जो माइक्रो फाइनेंस होता है वो एज ए किसी इंडिविजुअल पर्सन के फार्म बिजनेस यूनिट पे डील करता है, स्टडी करता है, उसके बारे में जो भी स्टडी करता है और वो कहाँ से क्रेडिट को या जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट उसको रिसोर्स क्या है और उसको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना है वेरियस जो उसके इंटरप्राइज यूनिट हैं उसी को स्टडी करते हैं हम लोग माइक्रो फाइनेंस में एज ए सिंगल यूनिट पे। देन इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद द फ्यूचर यूज ऑफ फंड। तो इसको जो बोलते हैं वो इसमें हम लोग फ्यूचर यूज करते हैं जो फंड का। Then therefore macro finance deal with the aspect of relating to total credit need of agricultural sector। तो माइक्रो फाइनेंस डील करता है जो भी टोटल क्रेडिट नीड होती है एग्रीकल्चर सेक्टर को, इसको ये कवर करता है। द टर्म एंड कंडीशन अंडर विच द क्रेडिट इज अवेलेबल एंड द मेथड ऑफ यूज ऑफ टोटल क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाइल माइक्रो फाइनेंस रिफर टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल फार्म बिजनेस। तो जो टोटल होता है वो माइक्रो फाइनेंस में होता है, जबकि किसी सिंगल एज ए फार्म लेवल पे जो हम लोग स्टडी करते हैं उसे माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं। फाइनेंशियल एक्टिविटी रिलेट टू डिसीजन ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूज ऑफ क्रेडिट। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी जो होती है वो रिलेट करती है डिसीजन से और यूज ऑफ क्रेडिट से। देन मार्केटिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व मैनेजरियल डिसीजन रिलेट टू प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ आउटपुट। तो मार्केटिंग एक्टिविटी जो होती है इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है मैनेजरियल डिसीजन और प्रोक्योरमेंट होता है इनपुट का और डिस्ट्रीब्यूशन होता है और सेल होता है आउटपुट का।
देन फाइनेंशियल डिसीजन मोर ओपन देन नॉट ओवरलैप द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिसीजन। तो फाइनेंशियल डिसीजन जो होती है वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए एज ए मार्केटिंग और प्रोडक्शन डिसीजन में। थस वी शुड रिकॉग्नाइज दैट प्रोडक्शन फाइनेंसिंग एंड मार्केटिंग डिसीजन आर कंसर्न विद द फाइनेंशियल एक्विजिशन एंड फाइनेंशियल यूज डिपेंडिंग अपॉन द गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। तो ओवरऑल जो ये एक्टिविटी होती है वो फाइनेंशियल जो मैनेजर होता है उस पर डिपेंड करता है, उसकी स्किल पे। देन द क्लियरली डिपिक्ट दैट फार्म मैनेजमेंट एंड farm financial management are not altogether different in fact the latter is a part of farmer। तो दोनों ये डिफरेंट नहीं है, सेम ही कंडीशन से कोरिलेट करती है। Hence the concept principle analytical tools etc which aid in the management of the farm are also applicable to farm financial management। तो जो भी कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है, एनालिसिस है, टूल है, एनालिटिकल टूल है, वो एज ए मैनेजमेंट लेवल पे जो यूज होते हैं फार्म के, वही सेम फार्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे भी यूज होते हैं। Then agriculture is distinct tradition, substance and strength in nature. Hence agriculture finance is needed to create the supporting infrastructure for adoption of new technology। तो ओवरऑल जो एग्रीकल्चर फाइनेंस है वो जो न्यू टेक्नोलॉजी होती है फार्मर को उसको अडॉप्ट करने में काफ़ी यूजफुल होता है। देन मैसिव इन्वेस्टमेंट इज नीडेड टू कैरी आउट मेजर एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड energization, installation of fertilizer and chemical plant, execution of agriculture promotional program and poverty alleviation program in the country। तो ओवरऑल अगर निकल के आता है तो जो इसमें इन्वेस्टमेंट होता है एज इरीगेशन प्रोजेक्ट के लिए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, एनर्जाइजेशन के लिए, इंस्टॉलेशन फर्टिलाइजर के लिए, तो इसमें जो एग्रीकल्चर फाइनेंस है वो काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। देन सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, क्या क्या सिग्निफिकेंस एग्रीकल्चर फाइनेंस का उसको हम लोग देख लेते हैं। Agri finance assume vital and significant importance in एग्रो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर फाइनेंस जो होता है एग्रो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी मेजर प्ले रोल करता है ऑफ द कंट्री बोथ मैक्रो एंड माइक्रो लेवल पे, एज ए माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे। इट इज प्लेइंग ए कैटलिस्टिक रोल इन स्ट्रेंथनिंग द फार्म बिजनेस एंड ऑगमेंटिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ इसके रिसोर्स। तो ये प्ले करता है, कैटालिटिक रोल करता है, स्ट्रेंथ करता है बिजनेस जो होता है एज ए इसके रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली यूज करके। व्हेन newly developed potential seeds are combined with the purchased input like fertilizer and plant protection chemical in appropriate requisite promotion will result in the higher productivity। तो जो न्यूली डेवलप्ड होती हैं पोटेंशियल सीड होता है और जो इनपुट लाइक होते हैं फर्टिलाइजर, इनके जो मैक्सिमम हम लोग यूज प्रॉपर यूज से हम लोग अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं। इसके लिए एग्रीकल्चर फाइनेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजिकल इनपुट परचेज थ्रू फार्म फाइनेंस हेल्प टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो एग्रीकल्चर फाइनेंस की हेल्प से हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी को यूज कर जो भी न्यू टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट है उसको परचेज कर सकते हैं। देन फार्म फाइनेंस कैन आल्सो रिड्यूस द रीजनल इकोनॉमिक इम्बैलेंसेज। तो जो एज ए इकोनॉमिक इम्बैलेंस होते हैं एग्रीकल्चर फाइनेंस उसको फुलफिल करता है। देन मीनिंग क्रेडिट, द वर्ड क्रेडिट कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्रेडो विच मीन्स आई बिलीव। हैंस क्रेडिट इज बेस्ड अपॉन बिलीव, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट एंड फेथ। क्रेडिट इज अदरवाइज कॉल्ड एज ए लोन। जो टर्म जो क्रेडिट है वो लैटिन वर्ड से क्रेडो से लिया गया है जिसकी मीनिंग होती है आई बिलीव, आई ट्रस्ट यू। जो इसको सिंपल वर्ड में बोलते हैं एज ए, तो ये बिलीव के बेसिस पे होता है, कॉन्फिडेंस बेसिस होता है, ट्रस्ट एंड फेथ बेसिस होता है। और क्रेडिट को जो बोलते हैं सेकंड नेम इसका जो है वो उसको लोन बोलते हैं। देन डेफिनेशन, क्रेडिट लोन इज सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइडेड फॉर सर्टेन पर्पज ऑन सर्टेन कंडीशन विद द सम इंटरेस्ट विच कैन बी रिपेड सूनर और लेटर। तो क्रेडिट या लोन जो है वो अमाउंट है मनी की जो कि सर्टेन पर्पज से फार्मर को या जो कंज्यूमर होता है उसको दिया जाता है सम इंटरेस्ट पे, और वो एज ए रिपीट करता है या उसको रिपे करता है लेटर या सूनर, एक टाइम बाउंडेशन होती है उसके बीच में उसको रिपे करता है। देन अकॉर्डिंग टू गलबर्थ, क्रेडिट इज द टेम्पोररी ट्रांसफर ऑफ असेट फ्रॉम वन हु हैज टू अदर हु हैज नॉट। तो क्रेडिट, इन्होंने क्रेडिट को डिफाइन किया कि ये एज ए टेम्पोररी ट्रांसफर है असेट का या मनी का, जिसके पास है और जिसके पास नहीं है उसको। देन क्रेडिट नीड इन एग्रीकल्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर क्रेडिट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल इनपुट इन ऑल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। फॉर ए लॉन्ग टाइम द मेजर सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट वाज प्राइवेट मनी लेंडर। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है वो क्रूशियल इनपुट है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में। और फर्स्ट टाइम पे जो इस समय इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का है, पहले जो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिलते थे वो प्राइवेट मनी लेंडर से मिलते थे। बट दिस सोर्स ऑफ क्रेडिट वाज इनएडुकेट, हाईली एक्सपेंसिव एंड एक्सप्लोटेटिव। जो वो सोर्स थे वो अनएडुकेट थे, काफ़ी हाई अमाउंट में वो इंटरेस्ट लेते थे और एक्सप्लोटेटिव थे। टू curtail this, a multi-agency approach consisting of cooperative, commercial bank and regional rural bank credit has been adopted to provide cheap but timely and adequate credit to farmer.
द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन फार्मर आर फॉर बाइंग एग्रीकल्चर इनपुट लाइक सीड। तो मतलब फाइनेंस क्या, मतलब क्या जरूरत है फार्मर को। फर्स्ट ऑफ ऑल बाइंग एग्रीकल्चर इनपुट लाइक सीड, फर्टिलाइजर, प्लांट प्रोटेक्शन, केमिकल, फीड एंड फॉडर फॉर कैटल एटसेट्रा, सपोर्टिंग देयर फैमिली इन दोज ईयर व्हेन द क्रॉप have not been good, buying additional land to make improvement on the existing land to clear old debt and purchasing costly agriculture machinery, increasing the farm efficiency as against limiting resources, hearing of irrigation water, lifting devices, labor and machinery. Credit is broadly classified on the various criteria. First of all, based on purpose, based on time, based on security, based on liquidity, based on activity orientation, based on approach, based on contact with the farmer. तो पर्पज जो है, फर्स्ट जो है प्रोडक्शन लोन है, देन मार्केट लोन है, देन कंजप्शन लोन है। तो टाइम पे शॉर्ट टर्म लोन है, मीडियम टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है। सिक्योरिटी में सेक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है। जो सेक्योर्ड में है वो पर्सनल सिक्योरिटी है, कोलेट्रल सिक्योरिटी है, चैटल सिक्योरिटी है, मॉर्टगेज में सिंपल मॉर्टगेज है, इक्विटेबल मॉर्टगेज है, हाइपोथिकेशन में की लोन है, ओपन लोन है, लिक्विडिटी में सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन है, पार्शियली लिक्विडेटिंग लोन, एक्टिविटी ओरिएंटेड जैसे लाइक ट्रैक्टर हो गया लोन, डेयरी लोन एक्सेट्रा। अप्रोच में इंडिविजुअल अप्रोच है, एरिया अप्रोच है, DIR स्कीम है। देन कॉन्ट्रैक्ट विद फार्मर डायरेक्ट लोन है, इनडायरेक्ट लोन। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ड ऑन पर्पज प्रोडक्शन लोन, दिज लोन आर इंटेंड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप। तो ये लोन जो दिए जाते हैं वो क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए दिया जाता है। ये सीजनल एग्रीकल्चर ऑपरेशन इसको बोला जाता है और ये 6 मंथ से 8 मंथ्स के लिए दिया जाता है, इसको लिमसब जो होती है। देन मार्केटिंग लोन, दीज आर मीन ऑफ हेल्पिंग द फार्मर टू ओवरकम डिस्ट्रेस, सेल एंड मार्केट द प्रोडक्शन इन द बेटर वे। तो ओवरऑल जो ये लोन दिया जाता है वो मार्केटिंग के लिए दिया जाता है कि जो आप इनपुट को उसको प्रॉपर्ली मार्केट में पहुँचाए और सही अमाउंट में सेल करें। और जो बाई एडवांसिंग 70% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस, तो 75% जो उसका होता है वो एज ए फार्मर का होता है, 25% इंस्टीट्यूट का होता है। दिस एनेबल द फार्मर टू क्लियर ऑफ देयर लोन्स एंड डिस्पोज द प्रोड्यूस एट द रिम्यूनेटिव प्राइसेज। तो ये फेयर प्राइस दिलाता है फार्मर को। देन कंजप्शन लोन, एनी लोन एडवांस फॉर द पर्पज अदर देन प्रोडक्शन इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज द कंजप्शन लोन। तो ये सच टाइप का लोन होता है जिसमें फार्मर को पहले ही लोन दे दिया जाता है उसके पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए। देन बेस्ड ऑन टाइम, द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द रिपेमेंट पीरियड ऑफ द लोन कंपोनेंट। शॉर्ट टर्म लोन होता है, दीज लोन आर टू बी पेड बैक विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ to 8 मंथ। ये लोन होता है वो 6 से 8 मंथ में दिया जाता है। और जो इसके अंदर जो होता है फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के लिए हो गया, प्लांट प्रोटेक्शन मीजर का हो गया, इसके लिए लोन दिया जाता है। सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन मीडियम टर्म लोन होता है, दिस लोन आर एक्सटेंडेड फॉर ए पीरियड वेरिंग फ्रॉम 15 मंथ to 5 ईयर। 15 मंथ से 5 ईयर के लिए जाता है। और ये परचेजिंग इम्प्लीमेंट के लिए दिया जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए दिया जाता है, मिल्क कैटल के लिए दिया जाता है, सीप एंड गॉड के लिए दिया जाता है। देन लॉन्ग टर्म लोन, दिस लोन फॉल ड्यू टू रिपेमेंट ओवर ए टाइम रेंजिंग फ्रॉम 5 ईयर टू मोर देन 20 ईयर। ये 5 ईयर से 20 ईयर के लिए दिया जाता है। और ये मीडियम टर्म लोन को इन्वेस्टमेंट लोन या शॉर्ट टर्म लोन के बेसिस भी किया जाता है। देन जो इसका स्पेशली किसके लिए दिया जाता है, लाइक लेवलिंग के लिए जाता है, रिक्लेमेशन के लिए दिया जाता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म बिल्डिंग्स के लिए दिया जाता है, परचेज ऑफ ट्रैक्टर के लिए दिया जाता है, रेजिंग ऑर्चर्ड के लिए दिया जाता है। सिंस दिस एक्टिविटी रिक्वायर लार्ज कैपिटल, मतलब ये सब जो एक्टिविटी होती है वो लार्ज कैपिटल की नेसेसरी होती है, इसमें आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इस लोन को लॉन्ग टर्म लोन बोला जाता है। देन बेस्ड ऑन सिक्योरिटी द लोन ट्रांजेक्शन बिटवीन लेंडर एंड बोरोवर आर बेसिकली गवर्नड बाय द कॉन्फिडेंस इन द बोरोवर। द क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी में नॉट अराइज एट ऑल द एडवांसिंग लोन। तो ये लोन जो होता है वो जो बोरोवर होता है और लेंडर होता है उसके बीच में गवर्न होता है एज ए कॉन्फिडेंस बेसिस पे। फर्स्ट ऑफ तो इसको दो सिक्योर्ड लोन बोलते हैं और अनसिक्योर्ड बोलते हैं। सिक्योर्ड लोन होता है लोन्स एडवांस अगेंस्ट कम सिक्योरिटी बाय द बोरोवर, द टर्म एज सिक्योर्ड लोन। तो इसमें हम लोग कुछ एडवांस में रख देते हैं, जो जब लोन लेते हैं तो उसको सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। इसमें पर्सनल सिक्योरिटी होती है, कोलेट्रल सिक्योरिटी होती है और चैटल होती है। पर्सनल सिक्योरिटी में होता है कि आप खुद को ही रखते हैं एज ए गारंटर पर्सनल सिक्योरिटी में। देन कोलेट्रल होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी दैट इज प्लेक्ड टू सिक्योर ए लोन टू मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल आर ऑफर्ड एज सिक्योरिटी। तो कोलेट्रल में एज ए मूवेबल सिक्योरिटी हम लोग रखते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी को रखते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया LIC बॉन्ड हो गया, फिक्स डिपॉजिट बॉन्ड हो गया, वेयर हाउस रिसिप्ट हो गया, ज्वेलरी हो गया, ये सब जो एज ए मूवेबल है। देन चैटल लोन में दीज आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ लोन विद पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ लेंडर्स। लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाउंड ब्रेकर बाय प्लेडिंग मूवेबल प्रॉपर्टी सच एज ज्वेलरी, यूटेंसिल्स मेड। तो मैरियस एज ए जो चैटल लोन में होता है इसमें स्पेशली मेटेलिक जो भी कमोडिटी होती है उसको रखा जाता है। देन मॉर्टगेज एज अगेंस्ट
कोलेट्रल सिक्योरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी आर प्रेजेंटेड फॉर सिक्योरिटी पर्पज, फॉर एग्जांपल लैंड, फार्म, बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो मॉर्टगेज में भी होता है जिसमें इमूवेबल जो ना गतिशील नहीं है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती, उसमें इसको रखा जाता है। और इसमें 2 टाइप का होता है, सिंपल मॉर्टगेज होता है और इक्विटेबल मॉर्टगेज होता है। सिंपल में होता है दिस इज डन बाय द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन व्हेन द बोरोवर प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड फ्रॉम द एंसेस्टर। तो सिंपल मॉर्टगेज में होता है कि इंस्टीट्यूशनल होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो बोरोवर की प्रॉपर्टी होती है वो एज ए गिरवी रखी जाती है जो लोन देता है उसके पास। इन दी प्रोसेस द फार्मर borrower had to register his property in the name of the banking institution। तो इसमें जो borrower होता है वो अपनी जो प्रॉपर्टी वो एज ए जो लोन देता है उसके नाम करता है। दिस प्रोसेस इंटेल रजिस्ट्रेशन चार्ज टू द बॉन्ड बाय द borrower। तो रजिस्ट्रेशन चार्ज भी जो होता है वो एज ए borrower ही पे करता है। देन इक्विटेबल मॉर्टगेज, दिस अप्लाई टू द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो इसमें सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की नेसेसरी होती है। In this case, there is no such registration because the ownership rights are clearly specified in the title deed in the farmer borrower। तो इसमें रजिस्ट्रेशन की नेसेसरी नहीं होती है, और जो होता है सच रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती। ओनरशिप जो होती है, राइट होती है, वो क्लियरली जो बोरोवर होता है उसी के हैंड में होती है। हैंस डॉक्यूमेंट विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बोरोवर एज सिक्योरिटी बाय द इंस्टीट्यूशनल एजेंसी। तो ओवरऑल जो डॉक्यूमेंट होता है वो बोरोवर के पास ही सिक्योर्ड रहता है। देन हाइपोथिकेशन, दिस हैपन इन द केस ऑफ ट्रैक्टर लोन, मशीनरी लोन एक्सेट्रा। तो ये एज ए ट्रैक्टर लोन में, मशीनरी लोन में पाया जाता है हाइपोथिकेशन। एंड सच लोन आर बोरोवर विल नॉट हैव एनी राइट टू सेल द इक्विपमेंट अंटिल द लोन इज लर्न ऑफ। तो इसमें आप लोग मशीनरी वगैरह लेते हैं तो जब तक आप मशीन को मतलब सेल नहीं कर सकते तब ओवरऑल जब तक उसका आप इंस्टॉलमेंट पे ना कर दें। देन इसमें 2 टाइप का होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल की लोन होता है, देन ओपन लोन होता है। तो की लोन में जब होता है इसमें प्रोड्यूस होता है फार्मर, वो कीप्ट करता है, कंट्रोल लैंडिंग एजेंसी के पास सारी उसकी अथॉरिटी होती है। और ओपन लोन में होता है दिस इज अनदर नेम ऑफ हाइपोथिकेटेड टू विच द फिजिकल पोजीशन ऑफ द परचेज मशीन इन द हैंड ऑफ बोरोवर बट द लीगल। तो फिजिकल पोजीशन जो होती है ओपन लोन में वो बोरोवर के पास होती है, बट जो उसकी लीगल ओनरशिप होती है वो इंस्टीट्यूशन के पास होती है। देन अनसिक्योर्ड लोन होता है जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती। देन बेस्ड ऑन लिक्विडिटी, सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन्स, पार्शियली लिक्विडेटिंग लोन्स और नॉन लिक्विडेटी लोन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेल्फ लिक्विडिटी लोन्स होता है, द इनकम जनरेटेड थ्रू दीज लोन हेल्प द फार्मर टू रिपे द एंटायर लोन अमाउंट इन द सेम सीजन और ईयर ऑफ ऑब्टेनिंग लोन। जिसमें शॉर्ट टर्म लोन होता है, क्रॉप लोन्स हो गया, और पार्शियली लिक्विडेटिंग में होता है द इनकम जनरेटेड थ्रू दीज बोरोइंग विल हेल्प टू पे पार्ट ऑफ लोन कंपोनेंट ओनली। तो इसको टर्म लोन बोलते हैं। इन अदर वर्ड दीज लोन्स आर क्लियर्ड ओवर ए टाइम पीरियड बाय द फार्मर बोरोवर। तो पार्शली एक ही बार में जो भी लोन होता है आप उसको पे कर देते हैं, उसी को पार्शली लिक्विडेटिंग लोन बोलते हैं। मतलब इसमें कोई लिक्विडिटी नहीं होती, सेम समय पे मतलब ओवरऑल जो आपकी इंस्टॉलमेंट है एक ही बार में देना है। बेस्ड ऑन एक्टिविटी ओरिएंटेशन, तो एक्टिविटी बेस पे जो लोन दिया जाता है उसे एक्टिविटी ओरिएंटेशन बोलते हैं। जैसे ट्रैक्टर लोन हो गया, डेयरी लोन हो गया, एक्सेट्रा। देन बेस्ड ऑन अप्रोच, तो इंडिविजुअल अप्रोच जैसे लोन हो गया, डेयरी लोन हो गया, जब किसी इंडिविजुअल को जो नेसेसरी होती है उसे इंडिविजुअल अप्रोच बोलते हैं। और एरिया अप्रोच जो हो गया वो एज ए हियर लोन आर एडवांस बाय सेलेक्टिंग द कंटिग्यूअस एरिया बाय द बैंक ब्रांच। तो बैंक ब्रांच इसको सेलेक्ट करती है किस एरिया पे मतलब कम डेवलपमेंट है उसको डेवलपमेंट करने के लिए वो लोन देती है। देन DIR, इसको डिफरेंशियल इंटरेस्ट रोल बोलते हैं। और ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता था कि DIR पे कितने % पे लोन दिया जाता है, वो 4% पे दिया जाता है। देन बेस्ड ऑन द कॉन्टैक्ट विद द फार्मर, तो डायरेक्ट लोन होता है, इनडायरेक्ट लोन होता है। इसमें डायरेक्ट में शॉर्ट टर्म लोन आते हैं और इनडायरेक्ट में जो फाइनेंसिंग फर्टिलाइजर वगैरह के लिए जो लोन दिए जाते हैं उसको इंक्लूड करता है। देन इकोनॉमिक्स फिजिबिलिटी टेस्ट आर क्रेडिट एनालिसिस, व्हेन वी टेक दिस इशू द बेसिक फाइनेंशियल एस्पेक्ट आर असेस्ड बाय द बैंकर। इफ द लोन इज एडवांस विल इट जनरेट रिटर्न मोर देन द कास्ट, विल द रिटर्न हैव सरप्लस टू रिपे द लोन when it fall due to, and will the farmer stand up to risk and uncertaining the farming। तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो कि किसी भी एज ए बोरोवर को लोन देने से पहले एनालिसिस किया जाता है तो बैंक द्वारा। इसी को इकोनॉमिक फिजिबिलिटी या क्रेडिट एनालिसिस टेस्ट बोलते हैं। इसके जो फर्स्ट है वो 3 RS ऑफ क्रेडिट होता है। 3 RS किया जाता है, 5 CH किया जाता है, 7 PH किया जाता है एज ए इंस्टीट्यूशन या बैंक के थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 RS, फर्स्ट जो RS होता है रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, सेकंड जो होता है रिपेमेंट कैपेसिटी द इन्वेस्टमेंट जनरेटर, एंड थर्ड जो होता है रिस्क बेरिंग एबिलिटी ऑफ द फार्मर बोरोवर। तो ये एबिलिटी चेक की जाती है जो बोरोवर होता है उसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट,
दिस इज एन इम्पोर्टेंट मेजर इन द क्रेडिट एनालिसिस, यह इंपॉर्टेंट मेजर है क्रेडिट एनालिसिस में। The banker need to have an idea about the extent of return likely to be obtained from the proposed investment. The farmer demand for credit and accepted only when we will the able to generate return that will able to add over the cost. तो ओवरऑल इसका जो निकल के आता है, इसमें चेक किया जाता है कि वो जो उसको लोन दिया जा रहा है कि उसके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, कि अगर हम इसको लोन दे रहे हैं तो अगर ये हमको बाद में पे करेगा कि नहीं, इसके लिए चेक किया जाता है कि इसके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, कि एज ए बोरोवर के पास। Return depend upon the decision like what to grow, how much to grow, when to sell, इसकी बेसिस पे किया जाता है। Then repayment capacity. Repayment capacity is nothing but the ability of the farmer to repay the loan obtained for the productive purpose with an stipulated time period as a फिक्स्ड बाय द लैंडिंग एजेंसी। तो रिपेमेंट कैपेसिटी में ये किया जाता है कि आपकी जो एबिलिटी होती है फार्मर की, वो रिपे की कितनी, एज ए 10 की है या 20 की है, 30 की है, और वो एज ए लैंडिंग एजेंसी को एज ए जिस पीरियड में उसको दिया गया है उस पीरियड में उसको पे कर देगा कि नहीं, इसी को चेक किया जाता है। तो इसको जो कैलकुलेशन इसकी की जाती है वाई अपॉन ए, या फिर x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7। तो वाई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x4 जो है वो क्वान्टिटिव फैक्टर है, जो भी क्वांटिटिव फैक्टर है, और x5 से x7 है वो क्वालिटेटिव फैक्टर इंडिविजुअल की। देन x1 जो है वो ग्रॉस रिटर्न है, x2 है वर्किंग एक्सपेंसेस है, x3 फैमिली कंजप्शन है, x4 अदर लोन्स है, और x5 लिटरेसी है। रिपेमेंट कैपेसिटी ऑफ क्रॉप लोन, रिपेमेंट कैपेसिटी ऑफ टर्म लोन हो गया। देन काजेज फॉर पुअर रिपेमेंट प्लान। तो जो काज है पुअर रिपेमेंट प्लान का, पहला है फॉलोइंग आर द टाइम्स काजेज फॉर पुअर रिपेमेंट कैपेसिटी ऑफ द इंडियन फार्मर, स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, उसकी स्मॉल साइज लैंड होल्डिंग की, लो प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन है, लो प्राइस एंड फ्लैक्चुएशन ऑफ प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी, हाई फैमिली एक्सपेंडिचर यूजिंग फार्म क्रेडिट फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पसेज, लो फार्मर इक्विटी, लैक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, पुअर मैनेजमेंट ऑफ फार्म रिसोर्सेज। मेजर टू स्ट्रेंथन रिपेमेंट कैपेसिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल increasing net income by proper organization and operation of the farm business, adopting the potential technology for increasing production and reducing the farm expenses, removing the imbalances in the resource availability, scheduling the loan repayment loans according to the flow of income, strengthening even net worth of farm household, diversifying the farm enterprise। तो इसको हम लोग कैसे स्ट्रेंथ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट जो है नेट इनकम को प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बढ़ाना है, अडॉप्ट करवाना है उनको न्यू टेक्नोलॉजी को, और इम्बैलेंस जो है रिसोर्स की उसको सही करना है, और जो एज ए इनकम को या जो उनको मनी दी जा रही है उसको मतलब अदर फैक्टर में जो यूज करते हैं उसको कम करवाना है, उनको उनके नेटवर्क को बढ़ाना, स्ट्रेंथ करना है, और उनको जो फार्मिंग सिस्टम उनको डाइवर्सिफाई करवाना है, और उनको अडॉप्ट करवाना है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी लाइक क्रॉप इंश्योरेंस हो गया, कैटल इंश्योरेंस हो गया, मशीनरी इंश्योरेंस। इसके थ्रू हम लोग उनकी रिपेमेंट कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। देन रिस्क बेयरिंग एबिलिटी, थर्ड जो है, तो ये रिस्क बेयरिंग एबिलिटी होती है किसी फार्मर की कि उसके रिस्क मतलब उठाने की कितनी क्षमता है, इसकी हम लोग चेक करते हैं, जो थर्ड RS है। इसमें जो फर्स्ट होता है उसका प्रोडक्शन रिस्क क्या है, टेक्नोलॉजिकल रिस्क क्या है, रिस्क कास्ट इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस क्या है, इंस्टीट्यूशनल रिस्क क्या, इसमें इसका ही चेक किया जाता है। मेजर कैसे करते हैं रिस्क बेयरिंग एबिलिटी, डेवलपिंग ओनर इक्विटी विच इज बैकबोन ऑफ रिस्क बेयरिंग एबिलिटी, डेवलपिंग मोरल कैरेक्टर, इसमें होनेस्टी, इंटीग्रिटी, डिपेंडेबिलिटी, ये सब चेक किया जाता है। देन 5 CS ऑफ क्रेडिट, जो 5 CS होता है, फर्स्ट कैरेक्टर होता है, देन कैपेसिटी होता है, देन कैपिटल होता है, देन कंडीशन होता है, देन कॉमन सेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर, द बेसिस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन इज द ट्रस्ट दैट कैन द बैंकर हैज नो बोरोवर। तो फर्स्ट जो कैरेक्टर होता है उसका कैरेक्टर चेक किया जाता है, अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है तो जो बैंक है आपको क्रेडिट नहीं देगा, वो एनालिसिस करता है। नो डाउट द बैंक इनपुट अपॉन सिक्योरिटी ऑफ एनी लोन। तो इसमें ओवरऑल कैरेक्टर चेक किया, देन कैपेसिटी, इसमें कैपेसिटी चेक की जाती है कि इंडिविजुअल की कैपेसिटी कितना है। दिस इज रिलेटेड टू द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू क्लियर लोन व्हेन दे फॉल ड्यू। दिस इज सिनोनियम विद रिपेमेंट कैपेसिटी। तो रिपेमेंट कैपेसिटी का सिनोनियम है, जिसमें C = FY, C कैपेसिटी है एंड Y इनकम है। देन कैपिटल इम्प्लाइज अवेलेबिलिटी ऑफ मनी विद द फार्मर बोरोवर, एग्जाम borrower when character and capacity proved the inadequate.
इट रिप्रेजेंट द नेटवर्थ ऑफ इंडिविजुअल। तो इसमें एक इंडिविजुअल की कितनी नेटवर्थ है, उसके पास कितनी इनकम है, ये चेक किया जाता है। देन कंडीशन, इट रिफर टू द कंडीशन नीडेड फॉर द ऑब्टेनिंग ए लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो क्या कंडीशन, इसमें ये चेक किया जाता है। देन कॉमन सेंस, उसकी कॉमन सेंस चेक किया जाता है कि इंडिविजुअल की कॉमन सेंस क्या है। देन 7 Ps ऑफ फार्म क्रेडिट और प्रिंसिपल ऑफ फार्म फाइनेंस। तो आप इसको डायरेक्टली सीक्वेंस वाइज याद करिएगा। डायरेक्टली 2018 में ये पूछा गया था एज ए फोर्थ फेज क्या है, फोर्थ 7 Ps क्या है। फर्स्ट जो होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिव पर्पज, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ पर्सनालिटी, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी, फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ फेज डिस्ट्रीब्यूटमेंट, फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन, सिक्स्थ प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट एंड सेवंथ प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिव पर्पज, व्हेन ओन्ड कैपिटल इज ए लिमिटिंग फैक्टर ऑन द फार्म, द क्रेडिट नीड ऑफ द फार्मर आर मैनी एंड वेरिड, द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रेडिट कॉमन्स राइट फ्रॉम शॉर्ट टर्म एंड टू लॉन्ग टर्म। तो एज ए प्रोडक्टिव पर्पज में होता है कि हम लोग किसी क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए जो भी या किसी कमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए जो भी लोन लेते हैं उसको प्रोडक्टिव पर्पज बोलते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ पर्सनालिटी, तो इसमें पर्सनालिटी चेक की जाती है किसी भी इंडिविजुअल की। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रॉपर स्टडी करिएगा। देन प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी, इसमें प्रोडक्टिविटी चेक की जाती है कि एज ए वो लोन जो लिया उससे कितनी प्रोडक्टिविटी उसकी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी को रिफर किया जाता है। Then principle of phase disbursement enduring the end use of the fund is the most vital aspect of institutional lending। इसमें चेक किया जाता है कि आपने जो फंड आपको दिएगा उसका आपने क्या यूज किया, इसी को बोला जाता है फेज डिस्ब्यूर्समेंट। Then principle of payment, this principle deals with the fixing of repayment schedule of the loan। तो इसमें रिपेमेंट प्लान को फिक्स किया जाता है कि आपको इतना रिपेमेंट करना है फर्स्ट मतलब ओवरऑल मंथ वाइज या ईयर वाइज। देन प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन के लिए आपके पास अगर कोई मान लीजिए रिस्क आती है या अनसर्टेनिटी होती है तो प्रोटेक्शन के लिए उस इंस्टीट्यूशनल के जो क्रेडिट को पे करने के लिए आपके पास कोई प्रोटेक्शन है, मतलब लाइक अदर कोई आपके इन्वेस्टमेंट हो गया ये सब। देन एक्विजिशन ऑफ क्रेडिट, एक्विजिशन ऑफ कैपिटल बाई ऑल पॉसिबल मीन्स फार्म फाइनेंशियल मेजर हैड टू राइज द नीडेड कैपिटल फॉर रनिंग द फार्म बिजनेस। तो एक्विजिशन जो होती है उसको प्रॉपर जो कैपिटल का है या मतलब जो कैसे मैनेज करें उसी को बोलते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ ओनर इक्विटी एंड इंक्रीजिंग रिस्क। देन रिपेमेंट प्लान्स, तो रिपेमेंट प्लान को हम लोग देखते हैं। फॉर टर्म लोन विच आर करेक्टराइज्ड बाई पार्शली लिक्विडेटिंग नेचर, द लोन रिपेमेंट प्लान इज नॉट एज सिमिलर एज दैट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन। These loans are recovered through a given number of installment depending upon the nature of assessed and the amount advance for the assessed in question। तो रिपेमेंट प्लान जो होता है कि जिसमें लोन जो है एज ए सिंगल वे में नहीं लिया जाता, इसमें इंस्टॉलमेंट के रूप में लिया जाता है, उसी को रिपेमेंट प्लान बोलते हैं। वेरियस रिपेमेंट प्लान इन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट एंड रिपेमेंट प्लान होता है। सेकंड जो होता है वो पार्शियल रिपेमेंट प्लान होता है। थर्ड होता है एमोर्टाइज रिपेमेंट प्लान, जिसको फर्स्ट एमोर्टाइज डिक्रीजिंग रिपेमेंट प्लान में डिवाइड किया गया है और एमोर्टाइज इवन रिपेमेंट प्लान में। देन वेरिएबल रिपेमेंट प्लान। फिफ्थ जो होता है वो ऑप्शनल रिपेमेंट प्लान होता है। सिक्स्थ जो होता है रिजर्व रिपेमेंट प्लान। फर्स्ट जो है स्टेट एंड पेमेंट प्लान और सिंगल रिपेमेंट प्लान और लंपसम रिपेमेंट प्लान। इसको डायरेक्टली पूछा जाता है स्टेट एंड पेमेंट प्लान को दूसरा क्या नाम है, जिसको लंपसम रिपेमेंट प्लान बोला जाता है। द इंटायर लोन अमाउंट इज टू बी क्लियर्ड ऑफ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लोन पीरियड स्टिपुलेटेड। तो इस प्रोसेस में जो होता है कि इंटायर जो लोन होता है उसको एज ए एक्सपायर होने से पहले एक ही बार में जमा कर दिया जाता है, उसी को स्टेट एंड पेमेंट प्लान बोला जाता है। देन पार्शियल रिपेमेंट प्लान और बैलून रिपेमेंट प्लान, इसका जो सेकंड नेम है वो बैलून रिपेमेंट प्लान है। द फार्मर इज एक्सपेक्टेड टू सेटल द इंटायर लोन अमाउंट इन क्वार्टरली। इसमें क्वार्टरली आप फिक्स करते हैं या हाफ ईयरली फिक्स करते हैं और एनुअल इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ। मान लीजिए 10 है और 5% उसकी इंटरेस्ट है, तो ओवरऑल जो अमाउंट आएगा उसको आपको देना है एज ए क्वार्टरली में, 6 मंथ में, क्वार्टरली में या 1 ईयर में। देन अमोर्टाइज्ड रिपेमेंट प्लान जो होता है इट इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ पार्शियल रिपेमेंट प्लान। तो एक्सटेंडेड वर्जन है पार्शियल रिपेमेंट प्लान का। अमोर्टाइजेशन मीन द रिपेमेंट ऑफ द इंटायर लोन अमाउंट इन सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो अमोर्टाइजेशन का जो मीनिंग होता है, जो इंटायर लोन होता है उसको हम लोग इंस्टॉलमेंट के रूप में जो पे करते हैं उसी को अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। हियर वी हैव 2 टाइप ऑफ अमोर्टाइजेशन प्लान। फर्स्ट अमोर्टाइजेशन डिक्रीजिंग रिपेमेंट प्लान, अमोर्टाइज इवन रिपेमेंट प्लान। अमोर्टाइज डिक्रीजिंग रिपेमेंट प्लान जो होता है, इन दिस रिपेमेंट प्लान द प्रिंसिपल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट ओवर द इंटायर रिपेमेंट पीरियड व्हाइल द इंटरेस्ट पार्ट डिक्रीज कंटिन्यूसली।
तो इस जो प्रोसेस में होता है, जो प्रिंसिपल होता है, मतलब जो मेन हमारी क्रेडिट होती है वो सेम होती है, बट जो इंटरेस्ट होता है उसका ईयर मतलब धीरे धीरे मंथली या ईयरली वो डिक्रीज होता है। इसी को बोलते हैं अमोर्टाइज डिक्रीजिंग रिपेमेंट प्लान, amortized annual repayment plan. This is called equated annual installment method. The annual installment over the entire loan period remain in the same in this method. इसमें जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट होता है और इंटरेस्ट वो दोनों सेम होती है एज ए इंस्टॉलमेंट में। तो इसको जो कैलकुलेट करते हैं बाय दिस फार्मूला से। देन वेरिएबल रिपेमेंट प्लान एट द वेरी नेम इंडिकेट वेरियल लेवल ऑफ इंस्टॉलमेंट आर पेड बाय द बोरोवर ओवर द लोन पीरियड। तो इसमें वेरिएबल होता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आप जो इंटायर रोल होता है उसको जो भी आपके पास अमाउंट है उस हिसाब से आपको जमा कर सकते हैं। देन ऑप्शनल रिपेमेंट प्लान इन दिस मेथड प्रोविजन इज मेड फॉर द बोरोवर टू मेक पेमेंट टुवर्ड द प्रिंसिपल अमाउंट इन एडिशन टू द रेगुलर इंटरेस्ट एनुअली। तो इसमें जो होता है आप रेगुलर अमाउंट जो होता है उसको और इंस्टॉलमेंट दोनों अपने हिसाब से जमा कर सकते हैं जितना आपके पास हो। The reserve repayment plan are future payment. This type of repayment is made by the borrower in area which are subject to high income variability of farm. It implementing problem here that the farmer are haunted by the fear that they are may not to able to keep their promise of repayment crop loan or installment toward term loan that scheduled time. The over time such situation the farmer make advance payment of the loan realized from the saving of previous year. तो ओवरऑल जो रिजर्व रिपेमेंट प्लान होता है इसमें फार्मर जो होता है वो डरता है और वो अनसिक्योर्ड होता है और वो फिक्स नहीं करता है कि हम इतना इंस्टॉलमेंट देंगे। वो फ्यूचर पे डिपेंड करता है कि जो उसकी कंडीशन रहे उसी की बेसिस पे वो पे करेगा। सो गाइज आज का जो सेशन है हम लोग इसको एंड करते हैं। ओवरऑल आज की जो हमारा सेशन हुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको डायरेक्टली 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। ओवरऑल क्रेडिट से और उसके क्लासिफिकेशन से, रिपेमेंट प्लान से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है या क्रेडिट एनालिसिस से पूछा जाता है। सो जो भी आपके डाउट हैं प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिए। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ओवरऑल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और डायरेक्टली ये सुपर रेडी बुक में भी दिया गया है। सो आपके जो भी डाउट हैं कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिए। आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।